सिर्फ जब परिवार के नाम पे घर में 2 कपल 1 बच्चा, वहीं तक परिवार सीमित है। तो ये सर्कल अपने आप में इतना छोटा है कि कब कौन सेंटर में उन डायनामिक्स के हिसाब से शिफ्ट करेगा। ये पावर डायनामिक्स पे फिक्स हो गया है कि एक इमोशनल कनेक्शन पे फिक्स ये हो गया इतना अच्छा सवाल है मन, क्योंकि मुझे लगता है कि एक वक्त था जब माँ है, बड़ी माँ है, दादी माँ है, वो सारे नाम मैंने लिए। उसके बाद फिर पहली मदर टीचर आती है। मुझे बुरा लगता है जब पेरेंट्स आके मदर टीचर को बोलते हैं कि इस बच्चे को ऐसे पढ़ाओ, इस बच्चे को ऐसे पालो। अरे भाई, अगर मदर टीचर को भी आप इन्फ्लुएंस करने वाले हैं तो फिर आप ही पढ़ा लीजिए। आज दादी माँ को या दादा को ये कहा जाता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ, इसको जो है वो यही काट के खिलाना और छोटे छोटे टुकड़े काट के खिलाना, ऐसे जो कि इससे उठा के ऐसे खाए जा सके। जस्ट इमेजिन द इडियोसी ऑफ दिस होल थिंग, एवरी रिलेशनशिप। वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड एट बियॉन्ड टॉक। और सीरीज का नाम है डिजिटल डिटॉक्स नहीं बट इमोशनल डिटॉक्स। और इमोशनल डिटॉक्स की जरूरत आज हम सबको महसूस हो रही है। वो बच्चा हो, वो बड़ा हो, वो पैरेंट हो, वो अडल्ट हो। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इमोशंस को बहुत करीब से जाना है, पढ़ा है, समझा है और हजारों को समझाया है। ही इज अ नोन psychologist. Along with it, he owns an identity of an emotional intelligence expert, जो इमोशंस को एक एक्सपर्ट की नजर से देखते हैं। Let's welcome Dr. Sandeep Atre to this wonderful series. थैंक यू सो मच मन, प्लेजर बीइंग हियर। सर, आज हम आपके साथ एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की रिक्वेस्ट के साथ पहुंचे हैं और ये टॉपिक है बस्टिंग द मिथ अराउंड पेरेंटिंग। बियॉन्ड टॉक्स पे कई सारे पेरेंट्स, कई सारे बच्चे इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं और पेरेंटिंग को लेकर हमेशा से कई सारे मिथ हम सबके दिल दिमाग में रहे हैं। पेरेंटिंग वन टाइम जर्नी नहीं है। पेरेंटिंग शुरू होती है, बच्चा दुनिया में आता है उसके पहले से, और पेरेंटिंग कंटिन्यू रहती है जब तक आप पेरेंट इस दुनिया में बने रहते हो। और ये बड़ी लॉन्ग जर्नी है। उसको आज हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम एक बच्चे को पेरेंट कर रहे होते हैं 0 to 3 years की एज में, 3 to 6 years की एज में, 6 to 12 years की एज में, 12 to 18 years की एज में, 19 एंड अबव में, वो क्या क्या मिथ्स हैं जो लगातार पेरेंट को भी बॉदर करते हैं, बच्चों को भी बॉदर करते हैं और जो आसपास के वेल विशर्स हैं उन्हें भी बॉदर करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पेरेंटिंग मिथ 0 to 3 years, जिसको हम टॉडलर वाला एक एज ग्रुप कहते हैं, वहां पर अगर कोई है तो वो कौन सा है? मन, जो सबसे बड़ा मिथ है 0 to 3 years वाली एज में, वो ये है कि बच्चों को पेरेंट्स लगते हैं पालने के लिए। अ, माँ एक कॉन्सेप्ट है। माँ कभी भी एक पर्सन नहीं रहा। माँ, बड़ी माँ, छोटी माँ, दादी माँ, नानी नानी माँ। माँ, मासी, मामा। हमारे यहाँ पर लोग आज तक नहीं समझे इस बात को कि वो जो पुरानी कहावत है ना, दैट इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड, वो सिर्फ कहावत नहीं थी। हमने जब से दो लोगों ने मिलकर एक बच्चे को पालने का बहुत बड़ा दारोमदार अपने सर पे लेना शुरू कर दिया है, तब से बच्चों के लालन पालन में जितनी गलतियां हो रही हैं उतनी इतिहास में कभी दर्ज नहीं हुई। और यहीं पर आकर पेरेंट्स को सबसे पहले तो अपनी इंडिस्पेंसिबिलिटी, जो उनकी नोशनल इंडिस्पेंसिबिलिटी है, उससे मुक्ति पाना चाहिए। क्योंकि ये ख्याल कि बच्चे की ज़िंदगी में पेरेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये ख्याल दरअसल बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे यहाँ जब तक इस मिथ को बस्ट नहीं किया जाएगा, तब तक बच्चे जो हैं उनकी परवरिश कभी भी नॉर्मल नहीं रख पाएंगे। इस एज ग्रुप में 0 to 3 में हमें पेरेंट को एज अ प्रोटेक्टर देखना चाहिए, एज अ प्रोवाइडर देखना चाहिए। बच्चों की ज़िंदगी में 0 to 3 में पेरेंट्स का एकमात्र काम ये होता है कि जो उनके हाइजीन काम है, जिनको हम हाइजीन फैक्टर्स कहते हैं ना, वो करना। तो कई बार पेरेंट्स इस बात की शिकायत करते हैं हमसे कि हद हो गई, हमारा बच्चा जो है खुश रहता है तो वो ताई जी के हाथ में होता है, वो चाची के हाथ में होता है, दादी के हाथ में होता है, रोने लगता रोना है तो शुरू हमारे करता हाथ में आ जाता है। जब भी उसको जो है वो कुछ पी पू करना है, तब हमारे हाथ में आ जाता है, खिलाना हो तो हमारे हाथ में आ जाता है। तो उसी के लिए आप हैं एक्चुअली। क्योंकि दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट यू इज व्हाट एंड इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, दैट शुड बी इनफ। क्योंकि
बच्चा पहले, जब तक उसको स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप नहीं होती है, करीब 6 महीने तक, तब तक तो वो माँ को पहचानता भी नहीं है। मैंने माना कि हम मैमल्स हैं, मैमल्स माँ से शुरू होता है, लेकिन ये जो ओवर पेरेंटिंग के नाम पे हम लोगों ने अपने बच्चों को अपने सीने से लगा के घूमने का एक बहुत ही नायाब सा नया तरीका निकाला है। इस तरीके से बच्चों की ज़िंदगी में हम कितना सारा डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं। उन आँखों का जो उसको प्यार से देखती हैं, उन गोदों का जिनमें वो पलता है, उन कंधों का जिन पर वो सर टिका सकता है, वो दो ही क्यों हैं अब? और अगर वही दो होने थे तो फिर परिवारों की जरूरत क्या थी? ओवर पेरेंटिंग की कोशिश में हम लोगों ने जो गलतियां की हैं, वो मुझे एक लगता है कि आने वाली जनरेशन्स में और ज़्यादा दिखेंगी। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को, हर परिवार की अपनी समस्याएं होती हैं, कुछ दिख जाती हैं, कुछ अगली जनरेशन में दिख जाती हैं। हमें लगता है कि यहाँ तो एक पूरी जनरेशन ओवर पेरेंटिंग का एक बड़ा ही एक जिसको हम कहते हैं कामयाब सा बैनर लगाए हुए चल रही है। तो इस ओवर पेरेंटिंग के दबाव को दूर करने के लिए एडिक्वेट पेरेंटिंग के लिए क्या ज़रूरी है? पहले तो हम एक बात समझें कि पेरेंटिंग बहुत ही सिंपल सा काम था, इजी काम नहीं था। इजी और सिंपल दो अलग शब्द हैं। इजी जो है उसका मतलब है आसान, और सिंपल का मतलब है सरल। तो पेरेंटिंग दरअसल डिफिकल्ट काम था, पर कॉम्प्लेक्स काम नहीं था। हमने उसको कॉम्प्लेक्स काम बना लिया। पर अब गलती भी क्या है, जब भी समाज में लोग ऐसे होंगे जिनके पास ज़्यादा वक्त होगा, ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, ज़्यादा मेंटल बैंडविड्थ होगी, ज़्यादा एक्सपोजर होगा और ज़्यादा एस्पिरेशंस होंगे, तब हमेशा वो किसी भी काम को कॉम्प्लेक्स बना ही लेंगे। आज गाँव के घर देखो, कभी नक्काशियाँ दिखी हैं? वो सारे लोग जिनके पास बहुत वक्त था, उन्होंने खूब नक्काशियाँ की। कभी सोचा है, जब माँ खाना बनाती थी तब कितना अच्छा लगता था उस रोटी को उस दाल के साथ खाना, पकवान की तरह लगता था। न जाने कितनी जनरेशन अचार के साथ पराठा खा के जो है वो आगे बढ़ी है, ऐसी कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब हमने देखी है, हमने फूड को बनाने को भी एक आर्ट बनाने की कोशिश में उसमें कॉम्प्लेक्सिटी डालना शुरू कर दिया। इसे इस तरह सजाया जाए, इस पर यह चीज़ डाली जाए, इसको इस तरह परोसा जाए। कभी सोचा है, ये एक फितरत है इंसानी। जब भी इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, वक्त होगा, तो चीज़ें एक्सपोजर कॉम्प्लेक्स होगा, होनी तय है। हमेशा ये 5 चीज़ें जब भी होंगी तब कॉम्प्लेक्स होनी तय है। अब ये जो एडिक्वेट पेरेंटिंग है वो होगी ही तब जब पेरेंट्स जो हैं वो पहले ये 5 चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखना जाने। इतनी फ्री मेंटल बैंडविड्थ के साथ आप तो ऑफ कोर्स पेरेंटिंग को वो लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको तोड़कर सबसे पहले कॉम्प्लिकेट करना चाहेंगे। पर क्या कभी सोचा है कि इस सरल काम को इतना जटिल बनाने, इतना पेचीदा बनाने की वो एक बच्चा कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है? सर, इस पर्टिकुलर फेज़ में जहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है, मतलब आपने बड़ी खूबसूरती से इसको समझाने की कोशिश की है कि ये ओवर सप्लाई ऑफ एवरीथिंग इज़ मेकिंग कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट फॉर चाइल्ड एंड इवन फॉर द पैरेंट। पर मुझे ऐसा लगता है ये पैरेंट चाइल्ड बॉन्ड का सबसे प्रीमियम टाइम होता है फ्रॉम ऑल द साइड्स, और इस प्रीमियम टाइम को हम कॉम्प्लेक्स टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं एज़ द एक्सपर्ट जस्ट सेड। इस कॉम्प्लेक्स टाइम को हम कैसे एक कनेक्शन टाइम में कन्वर्ट कर सकें, अगर वो कुछ 1, 2, 3 छोटे-छोटे से चेंजेस? मन पहले तो पेरेंट्स का बेसिक काम क्या था साइकोलॉजिकली वो समझ लें। पेरेंट्स का काम था बच्चे को दुनिया से इंट्रोड्यूस और दुनिया को बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना। फिर बच्चे को दुनिया की तरफ एक हेल्दी अच्छा या बुरा नहीं कहा मैंने, जी, सही या गलत नहीं कहा, जी। एक हेल्दी सा कनेक्शन बिठवाना शुरू करना। और ये करने के लिए पहले तो पेरेंट्स खुद भी, मुझे नहीं लगता है कि तैयार होते हैं। क्योंकि जब वो पेरेंट्स बनते हैं तब ध्यान से देखिए, वो या तो लेट 20s में होते हैं या अर्ली 30s में होते हैं। वो खुद अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे को उस तरह का हेल्दी कनेक्शन दुनिया से यूं भी नहीं दे सकते। कुछ लोग आज भी जो हैं वो अपने करियर की परेशानियों में होते हैं। कुछ आज भी जो हैं वो शायद बायोलॉजिकल क्लॉक टिक हो रही है और वो दूसरा बच्चा भी चाहते हैं, इस टेंशन में होते हैं। कुछ लोग इस बात के लिए बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं कि इससे उनकी बॉडी पर क्या असर पड़ेगा, उसके बाद वो कितने खूबसूरत दिखेंगे। या फिर
इस दौरान जो रातों की नींद नहीं हो रही है उसकी वजह से ऑफिस में जो परफॉर्मेंस अप्रेजल बिगड़ने वाला है उसका क्या होगा, न जाने कितनी बातें हैं। ऐसे केस में सच में लगता है कि वो बच्चे को दुनिया के साथ एक सेफ हेल्दी कनेक्शन बनवा सकते हैं? वो नहीं बनवा सकते। उनको हमेशा लगेंगे और लोग, उनको हमेशा लगेंगे ऐसे लोग जिनके साथ वो बच्चे को दुनिया से कनेक्ट करने के लिए एक और जरिया दे सकें। यकीन मानो, अगर पेरेंटिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो साइकोलॉजिकल में उतना ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एलो पेरेंटिंग। एलो पेरेंटिंग का मतलब ही होता है दोज पीपल हु सब्सटीट्यूट, नॉट सब्सटीट्यूट, सप्लीमेंट पेरेंट्स। पर ये पेरेंट का सब्स्टिट्यूट एंड सप्लीमेंट, क्या आपको लग रहा है कि डिजिटल कंटेंट बच्चे के लिए बनता जा रहा है? अगर पहले माँ खाना खिलाती थी तो शायद वो अचार और पराठे में भी वो स्वाद और वो संवाद हो पाता था। पर आज माँ की जगह मोबाइल ने ले ली है। अगर बच्चे को खाना खिलाना है तो माँ हो ना हो, मोबाइल होना ज़रूरी है। तो ये जो सप्लीमेंट की आप बात कर रहे हैं, ये जो रिप्लेसमेंट हम देख पा रहे हैं, क्या ये वही रिप्लेसमेंट है जो सोसाइटी में चारों तरफ दिखाई दे रहा है? ये कितनी अच्छी बात कही मन। मुझे सच में लगता है कि मोबाइल के नाम पे हमने जो सप्लीमेंट क्रिएट किया है वो सप्लीमेंट हमने क्रिएट नहीं किया है, वहाँ पर भी हमने लो हैंगिंग फ्रूट जो है वो तोड़ लिया है। जो सबसे ईजिली अवेलेबल था, एक्सेसिबल था, अफोर्डेबल था, उसको हम उठा के ले आए। क्या हम कभी भी एक ऐसे अजनबी के हाथ में सौंपते हैं अपना बच्चा जिसको हमने कभी देखा भी नहीं है, जिसको हम जानते भी नहीं है, और हम सिर्फ उसके सामने इसलिए दे देते हैं उसको क्योंकि वो दिखने में ठीक है, क्योंकि वो बात अच्छे से कर रहा है? नहीं ना। तो मोबाइल क्या करता है? मोबाइल वो अजनबी ही तो है। और हाँ, हम में से कुछ लोग वही एक नर्सरी राइम चला के बच्चे को जब खाना खिला रहे होते हैं, तब कभी हमने सोचा कि बच्चा अगर उस नर्सरी राइम को देखकर खाना खा रहा है, तो उसकी भूख कहाँ से डेवलप होगी? कभी गरीब का बच्चा देखा है? गरीब का बच्चा हमेशा खुद होके खाना खाता है। मिडिल क्लास का बच्चा कभी देखा है खुद होके खाना खाते हुए? अधिकतर बच्चों को पकड़-पकड़ के खिलाया जाता है। हमारे यहाँ पेरेंटिंग की एक बहुत इम्पोर्टेंट मिथ जो बस्ट करना ज़रूरी है, वो ये है, हमारे यहाँ अधिकतर पेरेंट्स को लगता है उनके बच्चे जो हैं वो मालनरिश्ड हैं। हुँ, उनको लगता है हुँ। कि वो खाता कुपोषित ही हैं। नहीं है। हाँ, उनको तो लगता है वो कुपोषित हैं। हुँ, उनको लगता है ये तो खाता ही नहीं है, हुँ, खाती ही नहीं है। हुँ। बच्चा जानवर है, एनिमल है, और एनिमल को भूख लगती है, और भूख तभी लगती है जब भूख एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की तरह उसे महसूस हो। यकीन मानो, जब गरीब का बच्चे को माँ मिलती है ना, तो उसको नहीं पता है माँ अगली बार कब मिलेगी, इसलिए वो जितना दूध पी सकता है पी लेता है। बच्चे को जब खाने के लिए सामने कुछ रखा जाता है तो उसे बिल्कुल नहीं पता अगली बार इतना ही स्वादिष्ट खाना कब मिलेगा, इसलिए वो बिल्कुल जम के खाता है। हमारे यहाँ खाना भूख के पहले आता है, तो फिर खाने की भूख कहाँ से आएगी? जब खाना भूख के पहले आता है तो खाने की भूख कहाँ से आएगी? बड़ी बच्चा गहरी बात भूखा है। होता है, जब हुँ, भूखा होता है तो हुँ, बच्चा खाता है, हुँ। और बच्चा मन से खाता है, मन। बच्चा मन से खाता है, उसके लिए बच्चे को खाने के पीछे दौड़ना चाहिए। हमारे यहाँ खाना बच्चे के पीछे दौड़ता है। और कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम पेरेंट्स में अब इतना पेशेंस ही नहीं रहा कि उसके भूख तक आने के लिए हम इंतज़ार हम कर सकें इंतज़ार कर सकें। क्योंकि हमें जल्दी से उसके खाने को निपटाना है और ताकि अगले उसके काम पे बाद लगना हम है। किसी और काम पे लग सकें। ये हमारे इम्पेशंस की कीमत है। बहुत बहुत ही मजबूत बात कि खाना बच्चे के पीछे दौड़ रहा है, इसलिए बच्चा खाने के पीछे नहीं दौड़ रहा है, और सब खिलाने के बाद भी न बच्चा हेल्दी है, न पेरेंट और बच्चे का आपस का कनेक्ट हेल्दी हो पा क्योंकि रहा है। भूख के ज़रिए, खाने के ज़रिए ही तो कनेक्शन बनता है। कभी सोचा है हमारे यहाँ तो खाने के ज़रिए ही सारे कनेक्शन बने। और बच्चा जो है वो जब तक खाने के ज़रिए खिलाने वाले हाथों तक, और उसके बाद उन आँखों तक जिन आँखों ने उसको जब खिलाया है, तब खिलाने के बाद मुस्कुराहट पाई है, वो है ही कहाँ? तो थोड़ा-सा आगे चलते हैं। ये 3 साल तक के बच्चों के बीच में आपने 2, 3, 4 जो भी हाइलाइटर्स यहाँ पर दिए हैं, मुझे पक्का भरोसा है कि a lot of mothers would take the lessons Oh, from this. not just mothers, fathers. A lot of Fathers are parents equally guilty of that. equally guilty and Oh, responsible yes, for yes, that. yes, yes, I yes. totally agree. I appreciate this correction here. But second very important thing, 0 to 3 तक तो बच्चा फिर भी पैरेंट को डिमांड कर लेता है और पैरेंट वहाँ अपने आप को अवेलेबल करा देता है। जैसे ही बच्चा टॉडलर से एक प्री-स्कूलर वाले फ़ेज़ में जाता है, वो 3 से 6 साल वाली उम्र, जब नर्सरी, केजी 1, केजी 2 होता है,
तब मुझे ऐसा लगता है कि इन्वॉल्वमेंट अटैचमेंट की जगह एक सुपरफिशियल इन्वॉल्वमेंट में कन्वर्ट होता दिखाई देता है। हम बहुत सारे प्री स्कूल पेरेंट के साथ कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कंसर्न्स बहुत स्ट्रांगली होते हैं, बट कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन उतने स्ट्रांगली नहीं दिखाई देते हैं। तो ये बच्चा उनकी नज़र में बड़ा होता जा रहा है, या उसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए अपने से कनेक्शन वाइज दूर करना इज इम्पोर्टेंट? मतलब व्हाट इज दैट साइकोलॉजी व्हिच इज वर्किंग बिहाइंड दिस होल सीन? मन एक ऐसी जनरेशन ने अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखा और उनके साथ बहुत हंसे और रोए, जिनके माँ बाप को जब वो बड़े हो रहे थे बच्चे, तब ये भी नहीं पता था कि वो किस क्लास में है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट कि बच्चा परिवार के सेंटर पे होना चाहिए, साइकोलॉजिकली सबसे बड़ा मिथ है जिसे बस्ट करना ज़रूरी है। बच्चा कभी भी परिवार के सेंटर पर नहीं होना चाहिए। अगर परिवार एक सर्कल है तो बच्चा न सेंटर पे होना चाहिए, न सरकमफ्रेंस पे होना चाहिए, बच्चा रेडियस पे होना चाहिए। जब ज़रूरत पड़े तब रेडियस पे सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाए, जब ज़रूरत ना पड़े तब सरकमफ्रेंस की तरफ चला जाए। हमारे यहाँ पर बच्चा अब परिवार के सेंटर पर है। एक वक्त था जब डिनर टेबल पे एक इंसान के बैठने की जगह तय थी और वो था परिवार का मुखिया, और आज भी एक इंसान के बैठने की जगह तय है और वो है परिवार का बच्चा। कभी आपने सोचा है, अब हमने बच्चे के आसपास परिवार बुनने शुरू कर दिया। जब बच्चे के आसपास परिवार बुनने शुरू हो जाते हैं ना, उसमें परिवार तो जो खोते हैं सो खोते हैं, लेकिन बच्चा जो खोता है उसकी आने वाली सारी जनरेशन्स कीमत चुकाती हैं। बच्चों को परिवार के सेंटर पर नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, रेडियस पर होना चाहिए। तबीयत खराब है, सेंटर पर आ जाओ, परिवार जो है पूरा ध्यान रखेगा। एग्जाम चल रही है, सेंटर पे आ जाओ, परिवार पूरा ध्यान रखेगा। अगर इस वक्त नहीं है ज़रूरत, शांति से सरकमफ्रेंस पे जाओ, आपकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाएगा, आपकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा, आपके एंटरटेनमेंट का ख्याल नहीं रखा जाएगा, आपके नरिशमेंट का ख्याल नहीं रखा जाएगा। सिर्फ जब परिवार के नाम पे घर में 2 कपल 1 बच्चा, वहीं तक परिवार सीमित है। तो ये सर्कल अपने आप में इतना छोटा है कि कब कौन सेंटर में उन डायनामिक्स के हिसाब से शिफ्ट करेगा? ये पावर डायनामिक्स पे फिक्स हो गया है कि एक इमोशनल कनेक्शन पे फिक्स ये हो गया? इतना अच्छा सवाल है मन, क्योंकि मुझे लगता है कि एक वक्त था जब माँ है, बड़ी माँ है, दादी माँ है, वो सारे नाम मैंने लिए, उसके बाद फिर पहली मदर टीचर आती है। मुझे बुरा लगता है जब पेरेंट्स आके मदर टीचर को बोलते हैं कि इस बच्चे को ऐसे पढ़ाओ, इस बच्चे को ऐसे पालो। अरे भाई, अगर मदर टीचर को भी आप इन्फ्लुएंस करने वाले हैं तो फिर आप ही पढ़ा लीजिए। आज दादी माँ को या दादा को ये कहा जाता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं जा रही हूं या मैं जा रहा हूं, इसको जो है वो यही काट के खिलाना और छोटे छोटे टुकड़े काट के खिलाना, ऐसे जो कि इससे उठा के ऐसे खाए जा सके। जस्ट इमेजिन द idiocy of this whole thing. Every relationship has become just a reflection or mirror of parents. ग्रैंड पेरेंट्स गए कहां? न बिगाड़ने वाले ग्रैंड पेरेंट्स हैं अब, न सुधारने वाले या सुधार मामाज रहे हैं या मामी है या मासी है, कोई नहीं बचा। हैं। अब कम से कम मदर टीचर तो है ना। मदर टीचर के पास जाकर मदर टीचर को ये बोलना बंद कीजिए कि बच्चे को ऐसे पालिए, बच्चे को ऐसे पढ़ाइए। वो कोशिश करती है कि 30 बच्चों में 20 बच्चों में बच्चा अपने आप अपनी जगह क्रिएट करे। नहीं, माँ बाप जाते हैं और जाके कहते हैं कि अरे मन को राहुल के पास बिठाना, अरे वो अंकिता के पास बिठाना संदीप को। अरे पर अंकिता और संदीप लड़ लिए हैं तो संदीप को मन के पास बिठा दो। ये स्पॉन्सर्ड अपब्रिंगिंग कब रुकेगी? फिर आपको दिखता है कि ये रुकेगी? मुझे ऐसा लगता है ये और ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई वो होती तो होगी ही, जाएगी। क्योंकि अब पेरेंट्स आर सकर्स फॉर कंट्रोल। इतना कंट्रोल चाहिए उनको, इतना कंट्रोल। कभी सोचा है आपने, मन कंट्रोल अगर इतना चाहिए तो फिर जिंदगी जीने का चार्म आएगा कहां से? पर कहीं ये पेरेंटिंग में क्यों इतना कंट्रोल की हंगर चली जाती है? क्योंकि ये कंट्रोल हमें बाहर कहीं नहीं एक्स्ट्रा
टाइम है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, एक्स्ट्रा मेंटल रूट बैंडविड्थ है, कॉज एक्स्ट्रा वापस। एक्सपोजर है और एक्स्ट्रा एस्पिरेशंस, और अब कंट्रोल एक ही पे बचा है, बच्चे पे। That's what I was trying to establish. क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है, अब किसी और पे कंट्रोल करना वैसे भी मुश्किल हो रहा है, और कंट्रोल की ये डिजायर हमको जहां लाकर रोक रही है ना मन, यकीन मानो उससे हम विल बिकम अ वेरी सिक सोसाइटी। नहीं, जब आप कभी फादर से बात करते हैं, मैं ऑफिस से परेशान होकर घर आया हूँ, घर में आके बीवी से मेरा झगड़ा हो रहा है, अब वो झगड़ा और परेशानियों का गुस्सा कहाँ निकलेगा? तो बच्चे पे निकलेगा। मम्मी का कहना है सुबह से मेड आई नहीं है, मैं वैसे ही बड़ी परेशान हूँ, फिर आकर घर के 10 काम भी हैं और प्लस बच्चा भी परेशान कर रहा है, तो अब ये गुस्सा कहाँ निकलेगा? तो बच्चे पे निकलेगा। तो क्या बच्चा इन फैमिली डायनामिक्स में एक पंचिंग बैग की तरह देखा जा रहा है? भाई पंचिंग बैग है, लेकिन उसके हाथ भी हैं, वो भी पलट के पंच पंच करता है। बैक कर हाँ, सकते वो बकायदा पंच करता है। और वो इसलिए करता है पंच क्योंकि आप ही देखिए ना, देखिए, द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ किड इज टू बी बॉर्न टू अ सैड मदर एंड एन एंग्री फादर। और हमारी सोसाइटी में ये कॉम्बिनेशन बहुतायत में पाया जाता है। या उल्टा कर लीजिए, सैड फादर एंग्री मदर, दोनों ही केस में आज आप देखिए 90% बच्चों की पैदाइश ऐसे ही एक कपल के पास। ये कपल जिनसे अपना खुद का फैलाया हुआ रायता समेटते नहीं बन रहा है, वो अगर आज ये सोचते हैं कि वो एक नई शुरुआत एक बच्चे के लिए करने के काबिल हैं, तो मेरा सच में मानना है कि आपको पहले सोच लेना चाहिए। बच्चा बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बच्चा एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि आपने ये कभी सुना हो ना सुना हो, आज सुन लीजिए, आप बच्चों के लिए जो छोड़ के जाते हैं उसको वसीयत कहते हैं, और बच्चों में जो छोड़ के जाते हैं उसे विरासत कहते हैं। हमारे यहाँ विरासत में जो इमोशनल टॉक्सिसिटी फ्लो कर रही है ना मन, उससे बचाने के लिए मुझे बेहद खुशी है कि आपने ये सीरीज शुरू की है। आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड कमिंग बैक टू इट, व्हाट यू लीव फॉर योर चिल्ड्रन इज इनहेरिटेंस एंड व्हाट यू लीव इन योर चिल्ड्रन इज लेगेसी। और ये जो उम्र आपने बताई ना, 3 से 6, 3 से 8 वाली, वो लेगेसी छोड़ने की उम्र है। इस उम्र में हम बच्चे को लाइफस्टाइल बहुत अच्छी दे रहे हैं, पर हम बच्चे को लाइफ नहीं दे रहे हैं। एज अ पेरेंट ये समझ भी आ रहा है ज़्यादातर पेरेंट्स को। आई वुड नॉट से कि पेरेंट कभी भी ये गलतियां जान के करता है, पर अनजाने में हुई इन गलतियों की भी सजा तो फॉर श्योर बच्चे को भी मिल रही है और पेरेंट को हाँ भी मिल हाँ, रही यहाँ है। एक और मिथ बस्ट कर लेते हैं। साइकोलॉजिकली लोगों को समझ नहीं आता है। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो सारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। साइकोलॉजी इज अ साइंस। एट द एंड ऑफ द डे लोगों को ये बात नहीं समझ आती है, बच्चा डेप्रीवेशन में बेहतर बड़ा होता है, ट्रॉमा में बेहतर बड़ा नहीं होता। फिर एक बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है, मैं हाँ, चाहूंगा इसको थोड़ा और जूम करके बिल्कुल, देखें। बच्चे को डेप्रीवेशन देना चाहिए, ट्रॉमा नहीं देना चाहिए। बच्चे को उल्टा कर रहे हैं लोग। इसका अगर हम एक हाँ, मैं उदाहरण बिल्कुल समझें। समझाता हूँ। जी बच्चों जी। को ट्रॉमा दे रहे हैं, डेप्रीवेशन नहीं दे रहे। डेप्रीवेशन मतलब किसी चीज की कमी, कमी, जी जी जी। और ट्रॉमा मतलब हम जानते हैं वो त्रास, जो संत्रास किसी के लिए आप क्रिएट कर रहे हैं, जो आजकल बड़ा वर्ड चला है ना, भसड़, जो आजकल क्रिएट कर रहे हैं। सो पॉइंट इज, आप ध्यान से देखो, हमारे यहाँ पर हम डेप्रीवेशन कुछ नहीं दे रहे हैं। उसको एक मोबाइल चाहिए तो उसको दो ओवर मिल रहे हैं, प्रोवाइड उसको कर रहे एक चाहिए खिलौना तो उसको 2 मिल रहे हैं, उसको खाने के लिए भरपूर है, उसके लिए खेलने के लिए न जाने कितने गैजेट्स हैं। उसको अब लगता है तो यहाँ ये मिल जाएगा, वहां वो मिल जाएगा, उसको एसी मिल रहा है, उसको ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, सब मिल रहा है। उसको एक ड्राइवर मिल रहा है, उसको एक नैनी मिल रही है, सब मिल रहा है। डिप्रीवेशन है कहाँ? छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर हम हमारी पेरेंटिंग के टाइम की बात करें, तो अगर कोई मुझसे कहता था, मतलब कोई मुझसे कहता था कि हम साइकिल ले रहे हैं, तुम्हें भी साइकिल लेनी चाहिए, तो हम कहते थे हाँ मुझे साइकिल चाहिए। तो अब पापा से आप बोलो जाके पापा मुझे साइकिल चाहिए, तो आप बोलते थे बिल्कुल बेटा, तुम्हें साइकिल दिलाएंगे इस दिवाली पे। इमेजिन करो, फरवरी चल रहा है और दिवाली आएगी अक्टूबर में, पर हम वेट करेंगे, क्योंकि पहले तो फरवरी से अक्टूबर तक आपको, फरवरी से अक्टूबर तक एंटिसिपेशन का सुख मिलेगा, उसके बाद आपको साइकिल मिलेगी। मैं तो अक्सर कहता रहा हूं ये कि मेरे घर का इंटीरियर एज अ किड, हमारे घर का इंटीरियर तारीखों ने किया था, क्योंकि हमारे यहाँ सारे इंपॉर्टेंट सामान
किसी के बर्थडे पे आए हैं, किसी की एनिवर्सरी पे आए हैं या किसी त्योहार पे आए हैं, हम रुकते थे, आज उसको पर सब मिल जाता है। अगर एक इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट होने के नाते आपसे ये सवाल पूछा जाए, क्योंकि डिप्रेवेशन हमें लगता है यार जो मैंने देखा वो मेरे बच्चे को नहीं देखना चाहिए, जो कमी मैंने जी वो मेरे बच्चे को नहीं जीनी चाहिए, जो तकलीफें मैंने सही वो मेरे बच्चे ने नहीं सहनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर 2 वर्ड थे, जो मैंने देखा, अगर वो ट्रॉमा था, तो वो नहीं देना चाहिए। जो मैंने तकलीफ भोगी, अगर वो ट्रॉमा था, तो नहीं देनी चाहिए। अगर मैंने कमियाँ देखी, तो उन कमियों का अब मॉडर्न प्रारूप तो देना चाहिए ना। कमियों में ही तो एक बच्चा क्रिएटिव बनना सीखता है। आज इस दुनिया के सबसे क्रिएटिव कंट्रीज में से एक जापान है। क्यों? बिकॉज़ इट इज़ द मोस्ट रिसोर्स कंस्ट्रेन्ड नेशन। बिकॉज़ by definition creativity can only come when resources are lesser than required. आज आप बच्चे को देखिए, बच्चा खुद खेल विकसित कर लेता है। वो ऐसा चम्मच उठाता है और कहता है मान लो ये तलवार है। जस्ट इमेजिन, वो क्रिएटिविटी आएगी। और असली तलवार आ गई तो क्या करेगा? मान लो ये चम्मच है, ऐसा थोड़ी बोलेगा वो। तो कमी रिसोर्सेस की उसे दीजिए, बस उसके लिए इमोशनली सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट तैयार कीजिए। उसके लिए ये तैयार कीजिए कि जब माँ बाप उठें सुबह, तो उनके फेसेस से उनके मूड को गेस करने की पीड़ा उसे ना भोगनी पड़े। जब रात को वो सोएं, तो उसे 2 लोग जो अब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कोल्ड वॉर पे हैं, वो कल सुबह किस तरह से बिहेव करेंगे, ये प्रेडिक्ट, ये एक्सट्रापोलेट करने की पीड़ा ना भोगे वो। उसे ये दीजिए, ज़रूरी। आगे लेकर जाएं हम, अगर मान लीजिए बच्चा ये जो प्री स्कूलर वाला एज है 6 इयर्स 8 इयर्स तक का अपना एज क्राइटेरिया इन सारी पीड़ाओं के साथ आगे निकल जाता है, होपफुली ना हो पीड़ा, पर हाँ, आगे तो वैसे भी निकलेगा। यहाँ पर दौड़ शुरू हो जाती है। हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंसेस बेस्ट हो जाएं, बाकी सब तो ठीक है, समय के साथ वो सीख ही जाएगा। अगर मेरे बच्चे का मैथ्स कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है, साइंस कमज़ोर है, तो उसको मैं कॉम्पनसेट करने के लिए एफर्ट्स डालना चाहता हूँ। पर मेरे बच्चे का सोशल कनेक्ट कमज़ोर है, मेरे बच्चे का कम्युनिकेशन यानी कि सोशल इंटरैक्शन लिमिटेड है, या मेरे बच्चे को घर में कोई मेहमान आता है तो बच्चा कमरे में भाग जाता है, इसको मैं कमी की तरह नहीं देख रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि समय के साथ ठीक हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स में अगर मान लीजिए मेरे बच्चे का 80 की जगह 75 आ रहा है, तो मुझे लग रहा है ये 5% का गैप भरना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का फाउंडेशन बन रहा है। तो यहाँ पर अगर ये अदर साइड ऑफ द फाउंडेशन जब समय के साथ बन जाएगा और इसकी मुझे चिंता नहीं है, तो ये 5, 10, 15% का जो वेरिएशन उसके रिपोर्ट कार्ड में हर ईयर दर ईयर आता है, उससे पेरेंट को वरी होना कितना सही है? देखिए, सही तो है। मतलब एज़ साइकोलॉजिस्ट मैं झूठ तो नहीं बोल सकता आपसे। सही तो है, वरिड होना तो ज़रूरी है। भई आपका इस देश में जो है वो करियर जो है वो 2 चीज़ों से सबसे ज़्यादा बनता है। लोगों को लगता है वो है होशियारी और हिम्मत, नहीं। लोगों को लगता है वो है यकीन और संबल, नहीं। वो है गणित और अंग्रेज़ी, हाँ। तो इस देश में आज भी जो है वो करियर्स अधिकतर गणित और अंग्रेज़ी से ही बनता है। तो अगर आपके बच्चे का गणित और अंग्रेज़ी कमज़ोर है और आप चिंता में हैं, आप चिंतित हैं, तो मैं इसे बड़ा रिलेवेंट मानता हूँ और उसके लिए एफ़र्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे, उसमें कोई दो राय है नहीं। पर मन जो आपने इस सवाल का दूसरा पक्ष डाला, वो मेरे लिए इस सवाल में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके सोशल कनेक्शंस को लेके चिंता नहीं है लोगों को। उनको लगता है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो बस्ट एक मिथ करना चाहता हूँ। इस उम्र तक आते-आते पेरेंट्स को लगता है वो अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानते हैं और वो उसे लेबल करना शुरू कर देते हैं। हमारा बच्चा शर्मीला है, हमारा बच्चा ना थोड़ा चूज़ी है, थोड़ा पिकी है, हमारा बच्चा एक्सट्रोवर्ट है, हमारा बच्चा तो भूत है, हमारा बच्चा तो दरअसल शैतान है। कभी आपने सोचा है, अपनी कन्वीनियंस के लिए आपने इस टाइम जो लेबलिंग शुरू की है और ये मानते हुए कि आप अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानते हैं, उसने उस बच्चे की ग्रोथ, उसके खुद के ज़हन में जो रोक दी है, उसे कौन ठीक करेगा? ये सारी सोशल प्रॉब्लम्स वहीं से निकलती हैं, क्योंकि एक बच्चा लेबल हो जाता है। नहीं, पर अगर बच्चा इस टाइम मेरा तक, प्रोडक्ट है तो लेबल भी तो मैं ही हाँ, लगाऊँगा। मैं ही लगा रहा हूँ और मेरा प्रोडक्ट है, ये बोलते से ही गड़बड़ हो जाती है। अगर मैं मानूंगा नहीं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं मानूंगा कि बच्चा अपने आप में एक एक इंडिविजुअल, स्टैंड अलोन आइडेंटिटी है, राइट, एंटिटी है, राइट, तो राइट, मैं उसे लेबल नहीं कर पाऊंगा ना। और तभी उसकी इंडिविजुअलिटी डेवलप हो पाएगी। ब्रिलियंट पॉइंट। उसकी इंडिविजुअलिटी डेवलप ही तब होगी
लेकिन एक तो मेरा बच्चा, आप मानोगे नहीं, इस चक्कर में कितनी रिश्तों का, कितने परिवारों का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। आई स्टिल रिमेंबर एज अ साइकोलॉजिस्ट, मेरे सामने एक 39 ईयर ओल्ड वुमन बैठी थी, दूसरा सेशन चल रहा था, वो शांति से बैठी रही 2-4 मिनट, उसके बाद उसने जो कही लाइन वो मैं आज तक नहीं भूला। ऐसी गहरी सांस ली और फिर कहती, उसका पति 42 ईयर्स के आसपास होगा, वो 39 ईयर्स के आसपास होगी, गहरी सांस ली और कहती, अजीब जिंदगी है ना सर, अपना बच्चा भी पालो और अपनी सास का भी। उसका उसका पति आज तक बड़ा नहीं हुआ, 42 इयर्स का बच्चा है, वो आज भी माँ के आसपास घूमता रहता है, उसको आज भी जो है वो माँ के हाथ की रोटी खानी है, आज ही माँ जो है वो सहलाएगी उसका जो है माथा। अरे हद हो गई। और इसकी शुरुआत उसी एज में होती है जिस एज की बात आपने अभी की, प्री एडोलेसेंस वाले ईयर्स। ये जो प्री एडोलेसेंस वाले, प्री टीन्स वाले ईयर्स हैं, उसी में बच्चे की इंडिविजुअलिटी डेवलप होती है। उस टाइम पर हम जो है बच्चे के ऊपर अब अपना हक जताने लगते हैं। अच्छा, उसकी कामयाबी के थ्रू अपनी कामयाबी डिराइव करता है। हमारे यहाँ गाने भी तो ऐसे ही होते हैं, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, उसमें एक लाइन है, जो भी देखे वो यही कहे किस माँ का ऐसा दुलारा है तू। अरे क्यों कहेंगे माँ का दुलारा, क्यों कहेंगे बाप का प्यारा? अरे वो अपने आप में आइडेंटिटी है उसकी। और तो और पेरेंट्स तो ठीक है, टीचर्स भी कम नहीं है। पता है आपको कैसे उठाते हैं? वैसे उठाते हैं, दीक्षित उठो, शर्मा उठो, अच्छा मिस श्रीवास्तव उठो। एक सेकंड, सरनेम क्यों बुला रहे हो आप उनका? आप उसको बोलो राहुल उठो, संदीप उठो, अंकिता उठो, मन उठो, ऐसा बोलो ना आप उनको। वो नहीं बोलेंगे तो उनको भी लगता है ना कि वो तो एक बहुत ही बड़े से उसका लेगेसी का हिस्सा है। अरे लोगों से उनके नानी के नाम पूछो, अधिकतर लोगों को नहीं पता होंगे। हमने जिनके खेत बेच बेच के प्लॉट खरीदे ना, उनका नाम ही भूल गए। पॉइंट इज, उस बच्चे की इंडिविजुअलिटी डेवलप होने दो। और उसके लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जो वक्त है उसमें लेबलिंग से बचना चाहिए। दूसरा, बच्चा अपनी पेस पे, अपनी स्कोप पे, अपनी स्किल से, अपनी स्केल पे चेंज जो है वो अपने आप लेके आता है। क्योंकि बच्चा एक एनवायरनमेंट रीडर है, वो अपने एनवायरनमेंट को पूरे टाइम रीड करता है। नहीं, तो ये अपने आप जो लेकर आता है, इसके पीछे आपने जो दूसरा पहलू हाँ, कहा है हाँ, कि वो एक एनवायरनमेंट रीडर है, रीडर वो है। तो पूरे टाइम अपनी जगह So बनाने की you कोशिश कर being रहा a parent or a provider हाँ, or whatever you want to है। identify आपको बस as. एक चीज करना है, कुछ नहीं करना है और लेबल नहीं करना है। नहीं, but how this environment would be, how it would be assured that he's into the right environment or she's into the right environment. यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। जो आपका मन क्वेश्चन था ना कि भाई घर पे लोग आ रहे हैं तो वो अपने कमरे में जा रहा है ना? वो अपने कमरे में क्यों जा रहा है? क्योंकि उसने ओवर द टाइम आपको कहते हुए सुना है कि फिर आ गई है। जब वो गए थे और उसके बाद तबीयत खराब हुई थी बच्चे की, तो आप ही ने कहा था नजर लगा गए। तो ये सोशल डिस्कनेक्ट कहीं ना कहीं हमारा आपने ही शुरू दिया किया हुआ था, इन्फ्लुएंस है। ये आपके पाप के घड़े हैं जो आप फूट रहे हैं। जब आप ये कहते हैं ना कि बेटा अभी काला टीका लगा के बाहर आना, जो आप उसको ये कहते हैं ना कि बेटा उनको बताने की जरूरत नहीं कि अपन ने टॉप किया है, अच्छा बेटा उनको ये वाली बात नहीं बताना है। तो ये सोशल डिस्टेंस हमने क्रिएट की है। और अगर हम वो ना करें और लेबल ना करें, ही कैन और शी कैन स्टिल चेंज। क्योंकि ये एज जो है ना, इस एज में चेंज के लिए हार्मोनल बर्स्ट क्रिएट होता है। वो हार्मोनल बर्स्ट जो है ना, वो अच्छों को और अच्छा करने की ताकत रखता है। बस आप उसको लेबल ना करें, उसको बार बार याद ना दिलाएं। अगर आपने वो नहीं किया तो वो कर लेगा, क्योंकि वो तो एनवायरमेंट रीडर है ना। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा था, बच्चों की मुस्कुराहटों में जो फिदा होते हैं ना, ये 6-6 महीने के बच्चों की मुस्कुराहटों पे, ये 5-5 महीने के बच्चों की मुस्कुराहट पे, 8-8 महीने के बच्चों की मुस्कुराहट पे, इनमें से अधिकतर माँ बाप को ये भी नहीं पता है कि हंसी और खुशी ये दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। बच्चे को खुशी क्या होती है ये पता ही नहीं होता, उसको हंसी पहले आ जाती है, क्योंकि वो मुस्कुराहट को एज अ सोशल टूल यूज करता है सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए। क्योंकि बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अटेंशन, पेरेंटल अटेंशन। तो वो क्या करता है पता है? वो एक्सपेरिमेंट करता है। हर बच्चा सोशल एक्सपेरिमेंटर है, सोशल साइंटिस्ट। वो पैदा होते ही देखना शुरू करता है कि मुझे सबसे ज्यादा अटेंशन पता है कब मिलती है? जब मैं ऐसा भोंगा मार के रोता हूं तब, या फिर जब मैं होठ ऐसे करता हूं तब। पता नहीं क्यों ये आदमी जो है ना, ये बहुत ध्यान से देखता है, तब ये जो है उठा लेती है, ये जो भी है उसको समझ में आ जाता है कि बॉस इनके लिए अपन सिंपल सा काम करें, हम ऐसा कर दें, और ऐसा करके ऐसा कर देंगे थोड़ा सा तो ये तो जायदाद नाम कर देगी। कैन यू इमेजिन? वो सोशल टूल की तरह यूज करता है इसको।
खुशी तो बहुत बाद में पता चलती है उसको। सर अभी हम जहाँ ये प्री टीन की बात करें कि एक अलग लेवल का बर्स्ट होता है, एक चेंज का एक अंदर से अमेजिंग, तैयारी होती है। हार्मोनल। पर अगर हम बात करें जब टीन तक पहुँच चुके होते हैं और एक टीनेजर को तो ये लेबलिंग की समस्या और ज़्यादा फेस करनी पड़ती है कि ये तो है ही ऐसा, इससे कुछ उम्मीद करना हमारी बेवकूफ़ी है। ओह माय गॉड, ओह माय और गॉड। इसको इसके दोस्तों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। बात करना है तो इनके पास चैट्स पे घंटों बात कर सकते हैं, पर कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं। और आज का टीन इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ील करता है। मतलब हम ये लगातार सुनते हैं, बच्चों से पूछो आप पेरेंट्स से बात क्यों नहीं करते? बच्चे कहते हैं वो सुनते कहाँ हैं? और अब पेरेंट्स से पूछो आप बच्चों से बात कुछ क्यों नहीं करते? उनका कहना होता है वो कहते कहाँ हैं? तो ये जो कहने और सुनने के बीच का गैप है, इसके आसपास भी मुझे लगता है कि गैप एक्चुअली गैप नहीं है, पर अगेन इसके आसपास कई सारे मिथ हैं, जिन्हें एक काउंसलिंग एक्सपर्ट, एक साइकोलॉजी एक्सपर्ट, एक इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट बस्ट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ यहाँ पर है जो आपने चर्चा की, उससे निकलता है वो मन। माँ बाप को ये बात समझना चाहिए कि बच्चे को उनकी ज़रूरत हमेशा नहीं होती है। बच्चे को उनकी ज़रूरत वक्त वक्त पर होती है, हर वक्त नहीं होती। बच्चा जब पैदा होता है, जब तक वो अपने पेट के बल पे नहीं आ जाए तब तक उसका ध्यान रखना होता है। क्रॉल करने लग जाए, उसका जैसी पैदल शुरू हो जाए, 2 पाँव पे आना शुरू हो जाए, तब उसको जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जब वो स्कूल जाएगा तब ज़रूरत पड़ेगी। फिर जब वो स्कूल जाने के बाद स्कूल चेंज करके 5th के बाद प्राइमरी से निकलेगा तब बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, वो माँ-बाप की। तो ऐसे माइलस्टोन्स ऐसे डिफाइन। माइलस्टोन्स हैं। भाई जब उसको जो है वो एडोलेसेंस शुरू होगी तब ज़रूरत पड़ेगी। जब जब कोई मेजर चेंज होगा तब बच्चों को माँ-बाप की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ माँ-बाप जो हैं वो बैकग्राउंड म्यूज़िक होते हैं। वो कभी भी सॉन्ग नहीं बनते। बैकग्राउंड म्यूज़िक पूरी फ़िल्म में होगा, लेकिन वो कभी-कभी सॉन्ग बनेगा और वो सॉन्ग की तरह बीच-बीच में आए और पूरे फ़िल्म में 6-7 सॉन्ग से ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। वैसे भी पूरी ज़िंदगी में पेरेंटिंग के 6-7 इंपॉर्टेंट जंक्शंस होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। नहीं होता है। उस टाइम पे आपको होना यू चाहिए। हैव सिम्प्लिफाइड इट पर कभी ब्यूटीफुली। सोच के देखो मन, छोटे बच्चों से लाड़ प्यार में उनको जो है वो सीने से चिपटा चिपटा के सारी एनर्जी उस टाइम वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर देते हैं, और जब सचमुच में जरूरत पड़ती है उस बच्चे को उनकी, तब तक उनकी एनर्जी पूरी खत्म हो चुकी होती है। आपको पता है, एक टीनेजर को अपने माँ बाप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, छोटे बच्चे को नहीं। क्योंकि टीनेजर वो वक्त होता है उसके बच्चे की जिंदगी का, टीनेज, जहां पर बच्चा छोटा तो जो है वो सबका प्यारा है। टीनेजर न स्कूल को झेला रहा होता है, न ट्यूशन को झेला रहा होता है, न खुद को झेला रहा होता है। खुद को भी नहीं झेल पा रहा होता है बेचारा। उस वक्त ही तो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उस वक्त जब वो पेरेंट्स को चिल्लाए और डांटे और कहे ना कि मुझे नहीं बात करनी है आपसे, तब चाहिए एक माँ या पिता जो कहे, बेटा you'll have to try harder because I'm not going to leave. I'm going to be around. Push me more. Try it. बेटा बाप हूँ, तेरे चिल्लाने पे जाने लग गया तो मुझ में और पड़ोस के शर्मा अंकल में फ़र्क क्या रहा। माँ जब वहाँ खड़ी रहे और कहे, बेटा एक और ताना मार, ट्राई कर, मैंने ना हिलना, तब तक एनर्जी कहाँ है? उतना पूरी तो थिक कंज्यूम कर दी, स्किन पूरी होना तो इज कंज्यूम कर दी। डिफिकल्ट। हाँ। वो लटक लटक के ले जा के हर जगह हाथ पकड़ के सब चीजें करा के। बच्चा जब दो पैरों पे चलने लग जाए ना, तब से बच्चे को परिवार का सदस्य माना जाना चाहिए और हर किसी का काम होना चाहिए। वैसे ही एक साल के बच्चे का भी काम होना चाहिए। तुम्हारा काम कपड़े खड़ी करना है, तुम प्लेट उठा के रखो। अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब वो ब्रिलियंट, नहीं है। ब्रिलियंट मन, दिस इज ब्रिलियंट एंड सो मीनिंगफुल हियर। अब वापस से आए उस मिथ को बस्ट करने। टीनेज में एक बच्चे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सेल्फ एस्टीम का सबसे बड़ा क्राइसिस क्रिएट होता है। क्योंकि अब वो दरअसल एक बच्चा नहीं, एक छोटा मर्द, एक छोटी औरत है। ही और शी इज एक्चुअली अ लिटिल मैन और अ लिटिल वुमन इन द मेकिंग। और उस टाइम पर इस ट्रांजिशन में बच्चों की जिंदगी में पेरेंट्स को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। वो बताता हूं क्या है। पेरेंट्स को बच्चों के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता।
क्वालिटी टाइम। अब क्वालिटी टाइम क्या होता है ये भी समझ लें। क्वालिटी टाइम इक्वेशन बड़ी सिंपल सी है मन। क्वालिटी टाइम इज इक्वल टू ड्यूरेशन इनटू इंटेंसिटी। ड्यूरेशन कम रखो, इंटेंसिटी ज्यादा। अब आप कहोगे दोनों ज्यादा रख दें तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त वो आपके लिए नहीं अपने लिए दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है। ये उसका एक्सप्लोर करने का फेज है, एक्सपेरिमेंट करने का फेज है, एक्सपीरियंस करने का फेज है। इस टाइम पर वो आपके आसपास क्यों रहेगा? एक टीनेजर का माँ बाप के आसपास काम क्या है? माँ बाप का टीनेजर के आसपास काम है, मैं समझता हूं। पर एक बड़ा वायरल मिथ कहें या फैक्ट कहें, वो आपके ओपिनियन के बाद वी वुड आइडेंटिफाई कि टीनेजर्स के पेरेंट को उनका दोस्त बन जाना चाहिए। तो फिर माँ बाप कौन बनेगा? अगर माँ बाप भी दोस्त बन तो जाएंगे तो ये माँ बाप कौन बनेगा? एनफोर्स्ड फ्रेंडशिप जो पेरेंट्स की तरफ से टीनेजर्स के लिए आती है, इसको दोनों पार्टीज को कैसे हैंडल करना चाहिए? आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि भाई दोस्त का रोल माँ बाप प्ले करेंगे, तो फिर माँ बाप का रोल कौन प्ले करेगा? माँ बाप को तो पुश करेगा ना वो। उसका मेजर काम है माँ बाप को पुश करना। अरे मन, अगर अभी पुशअप कर रहे हो तो तुम पुशअप करते वक्त क्या कर रहे हो? आप पुशअप करते वक्त आप जमीन को धका रहे हो, तभी तो आप ऊपर आ रहे हो। पर आप ऊपर तभी आ पा रहे हो जब जमीन नहीं धक रही और न पलट पलट के आपको धका रही है। वही काम जो है पेरेंट्स का होता है ना, बच्चे पेरेंट्स को धकाते हैं। फिर और आपको उस वो टाइम अगर जमीन बन के सॉलिड बने आपको रहना वो जमीन बन के सॉलिड बने रहना है, ताकि वो जो है वो अपनी स्ट्रेंथ डिस्कवर कर सके। आपको पुश करके तो अपनी स्ट्रेंथ डिस्कवर करेंगे, और आप उस टाइम हर्ट हो जाएं, जब मैंने नहीं बात करना तेरे से, इसी दिन के लिए तो पैदा किया था। अरे क्या डायलॉग्स मार रहे हो? कौन सी वेब सीरीज देख रहे हो भाई? सो पॉइंट इज, पहले तो इस बात को समझना चाहिए कि एज पेरेंट्स आपका काम है उस टाइम पर पुश होना। और हाँ, एक बात बताओ मन, जो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल नहीं हुआ कल को ओल्ड एंड ब्यूटीफुल कैसे होगा? क्या बात है? आज बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बनने की उम्र है उसकी। अरे उसको ये तो जी लेने दो। और फिर बाद में वापस जब वो ओल्ड एंड ब्यूटीफुल नहीं बनेगा, तब भी कंप्लेंट्स की तब भी लिस्ट आप वैसे ही कंप्लेन रहने करेंगे। वाली। नहीं तो फिर एक वुमन किसी साइकोलॉजी सामने बोलेगी, क्या जिंदगी है ना सर, अपना बच्चा भी पालो और अपनी सास का भी। अपनी सास का बच्चा भी पालो। तो इस टाइम पर तो बने रही है वहां पे मजबूत जमीन की डट के तरह। खड़े रहने का हाँ। समय है। पर ये एनफोर्स फ्रेंडशिप, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि हर कोई कहता है बच्चों के दोस्त बन जाओ, और बच्चे हमें अपना दोस्त बनाना नहीं अरे चाहते। बनाना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ माँ बाप को और पुश करना चाहिए कि भाई हमको अधेड़ दोस्त नहीं चाहिए। नहीं, नहीं चाहिए। अधेड़ दोस्त जिनकी तोंदे निकल रही वो नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। जस्ट इमेजिन, जोक्स अपार्ट, हम्म। पेरेंट्स शुड बी फ्रेंडली, दे शुड नॉट बी फ्रेंड्स। There's a very solid difference between दोनों the में two. बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा हम्म। फर्क है। भाई फ्रेंडली का मतलब क्या है? फ्रेंडली का मतलब है जब जरूरत पड़े तो हो। फ्रेंड्स का मतलब है जिंदगी में जब जरूरत ना भी पड़े तो भी उनका दखल वाजिब है और जायज है। अब यहां पर वापस उस सर्कल पे आ जाएं। अब आप उसकी जिंदगी के सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हैं, और जब जरूरत पड़ेगी वो रेडियस पे आपको ले लेगा, और शांति से वहां खड़े रहिएगा क्योंकि अब स्पॉटलाइट आपसे हट गई है। कई विमेन इस टाइम पे अपनी बेटियों के साथ कॉम्पीट करने लग जाती हैं लुक्स के मामले में। हम साइकोलॉजिस्ट से पूछिए, लोग हमें आके बहुत क्लियरली सच बताते हैं। यहाँ पे जो मैन है वो अपने बढ़ते बेटों के साथ जो है वो कॉम्पीट करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब मम्मी का ध्यान जो है वो बेटे की तरफ ज़्यादा चला गया है। वो अटेंशन। हाँ, टेंशन है यहाँ पे, पिता का बेटी की तरफ ज़्यादा चले गए। और यहाँ पे इनकी जो है वो अब बुढ़ाती तो नहीं पर अधेड़ाती उम्र तो है। वैसी आइडेंटिटी क्राइसिस, मिड लाइफ क्राइसिस में अलग जा रहे हैं ये। इनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इनको बहुत बुरा लगता है, रंग रंग के घूम रहे हैं हर जगह। तो कभी सोचा है आपने ऐसे टाइम पे अगर आपने उसको अब स्पॉटलाइट नहीं लेने दिया, हाँ, वी आर इन ए स्पॉट ऑफ बॉदर। ब्यूटीफुल। आज हमने बहुत सारे सेगमेंट्स को
बारीकियों से समझने की कोशिश की है और आपने बहुत ही सिंपल तरीके से उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो वेरी मच। दिस कन्वर्सेशन इज़ रियली, रियली वेरी, वेरी एंगेजिंग और मुझे दिल से ये थैंक यू कहने का बीच में ही दिल कर रहा है, इसलिए मैं थैंक यू कह रहा मैं हूँ। तो ऑलमोस्ट थैंक यू कहने वाला था। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिसकी तरफ हम इस कॉन्वर्सेशन को क्लोज करते हुए ले जाना चाहते हैं। हम शब्दों में बड़ी शक्ति मानते हैं और बियॉन्ड टॉक्स जो टॉक्स है वो ये कहता है कि अगर हम अपने शब्दों को बदल दें तो हमारा प्रभाव बदल सकता है। तो मैं आपके साथ कुछ रैंडम हाउस होल्ड स्टेटमेंट शेयर करूंगा और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि उनको आप रीफ्रेम करने में हमारे ऑडियंस को हेल्प करें। जब आप कह रहे थे ना शब्दों की इम्पोर्टेंस और बियॉन्ड टॉक्स का जो पूरा मर्म है, जो तत्व है, जो एसेंस है उसके ऊपर, और जो आप लोगों की टीम का मिशन जो है, जो अंकिता जी आपका और सबका मिशन है, मेरा ऐसा मानना है कि मुझे अचानक याद आ गया दोहा, सबत सबत सब कोई कहे सबत के हाथ तपाऊं, एक सबद औषुध करे एक सबद करे घाव। तो वर्ड्स रियली मैटर, और मुझे बेहद खुशी है कि आप लोगों ने उसे रिकॉग्नाइज किया। प्लीज कम बैक टू इट। या थैंक यू। यस, तो एक इमोशनली डेवलप्ड आदमी को इन शब्दों को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए, अगर हम ऐसे 2-3 सेंटेंसेस के साथ इस कॉन्वर्सेशन को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएंगे। तुमसे नहीं हो पाएगा। देखो, तुम इसे कैसे कर सकते हो। तुमने सुनना सीखा ही नहीं है। तुम्हें सुनना सीखने में जहां मदद लगे बताना। तुमसे तो वो बेहतर है। तुम और वो एक कॉन्टिन्यूम पे नहीं हो, पर तुम्हारा परफॉर्मेंस एक कॉन्टिन्यूम पे है। उसका परफॉर्मेंस तुम्हारे परफॉर्मेंस से इस मायने में बेहतर है। देखो, उस कॉन्टिन्यूम पे तुम्हारा परफॉर्मेंस उसके परफॉर्मेंस से कैसे कॉम्पीट कर सकता है। किसी को ये कहना मन कि तुम गलत हो और कहना तुम्हारा जवाब गलत है, ये कहना आई डिसएग्री विथ यू एंड ये कहना आई डिसएग्री विथ योर पॉइंट, किसी को ये कहना यू हैव फेल्ड और किसी को कहना योर एफर्ट्स हैव फेल्ड, इसमें ज़मीन आसमान। क्या बात है, आपने हमारे इस पूरे सेगमेंट को जिस खूबसूरती से सिंप्लीफाइड कर दिया है। थैंक यू सो 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 वेरी मच सर। बिफोर वी कंक्लूड दिस होल कॉन्वर्सेशन, दो ऐसे चेंजेस जो करंट सोसाइटी अपने फ्यूचर विरासत और वसीयत के अंतर के लिए आज ले आने चाहिए, वो दो परिवर्तन जो आपको लगता है कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट परिवर्तन जो मैंने शुरुआत में कहा, पेरेंटिंग शुड नॉट बी मैक्सिमम और मिनिमम, इट शुड बी ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है भाई, पृथ्वी पर जीवन इसलिए है क्योंकि वो सन से, वो सूरज से ऑप्टिमम डिस्टेंस पर है। हमसे आगे वाला थोड़ा कम डिस्टेंस पे है इसलिए वहाँ जीवन नहीं है, हमसे पीछे वाला थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पर है इस वजह से वहाँ जीवन नहीं है। ऑप्टिमम का मतलब है नमक स्वाद अनुसार। हमें पता होना चाहिए कि पेरेंटिंग कब कितनी लगती है। पेरेंटिंग एक डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन जो स्विच की तरह ऑन या ऑफ होता रहता है। पेरेंटिंग डिस्क्रिशन है, एक रेगुलेटर की तरह, 1 पे कब रखना है और 4 पे कब, इसकी समझ बेहद ज़रूरी है। और दूसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेरा ऐसा मानना है कि पेरेंट्स को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बच्चा उनके ज़रिए दुनिया में आया है, उनके लिए नहीं। बहुत ही खूबसूरत। मुझे लगता है इन शब्दों के बाद और शब्दों को लाना मेरी कमज़ोरी होगी और मैं इस कमज़ोरी के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा सर, थैंक यू सो 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 वेरी मच। मतलब इट्स काइंड ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू जहाँ पर आपके साथ इस लेवल पे इतनी सारी चर्चाएँ करने का मौका मिला और मुझे लगता है कि शायद ये शब्द मेरे हैं पर भाव उन सब लोगों के हैं जो इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, क्योंकि आपने आज हम सबकी लाइफ को थोड़ा और बेहतर बनाने में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। थैंक यू Thank सो you वेरी so much, मच। Pan. Thank you to you, Ankita ji, the whole team of Beyond Talks, and my best wishes. Thank you थैंक्स अ so लॉट सर, much. थैंक यू सो Bye. मच।